है, जितने स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सबको टेस्ट देना ही देना है, उसके बाद ही आप क्लास ज्वाइन किया करो, उससे आपका ही फायदा है, आपका एक एक क्वेश्चन 2 बार हो जाएगा, तो उसका मतलब 2 बार रिवीजन हो जाएगा आपका, तो आपको याद करने में भी ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, चलो तो एमसीक्यू की क्लास है आज की अपनी, और पैरासाइटोलॉजी का लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लास है अपनी पैरासाइटोलॉजी की। रक्षाबंधन के बाद फिर अपन बैक्टीरियोलॉजी शुरू करेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे उनको ही अपन डिस्कस करेंगे। टोटल 18 क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे। ठीक है, वन बाय एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सोलंकी ने लिख दिया, और भी सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलो पहला क्वेश्चन जो मैंने भेजा था आपको वो था वफर्ड मैथिलीन ब्लू, बीएमबी, अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएमबी बोलेंगे। ये जो माउंट होती है वो हम किस लिए यूज करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टूल की जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो स्टूल की माइक्रोस्कोपी में हमारी 3 माउंटिंग मेन है, एक नॉर्मल स्लाइन वाली, दूसरी अपनी लूगल साइडिन, और तीसरी होती है बीएमबी, मतलब बफर्ड मैथिलीन ब्लू। ये जो होती है ये मेथड अपन अमेबिक ट्रोफोजोइट, अमीबा के जो ट्रोफोजोइट होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं इसका भी रीजन है भाई। पैरासाइटोलॉजी में नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन अमीबा में उनकी रेंज थोड़ी लंबी है। तो कई पैरासाइट ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने पैथोजेनिक, पैथोजेनिक कौन सा है अमीबा में? अपना एंटा अमीबा हिस्टोरिटिका जो है वो अपना पैथोजेनिक है। उसी से मिलते जुलते बहुत सारे पैरासाइट हैं, अपन ने डिस्कस किए हैं, नोट्स में मैंने आपको डाले हैं, यहाँ पर मैंने इमेज डालना भूल गया। एंटामीबा कोलाई इसमें मेन है, एंटामीबा कोलाई हो गया अपना, एंटामीबा हार्ट मनी है। ठीक है, और भी अपने हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एंटामीबा हिस्टोरिटिका से रिसेम्बल होते हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन बफर्ड मैथिलीन ब्लू बीएमबी माउंट का अपन यूज करते हैं। इसमें आप लोगों का भी रिस्पॉन्स में बता दूं किसके क्या कैसे आंसर आ रहे हैं, उसके हिसाब से बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं आप पैरासाइटोलॉजी में। एक दो स्टूडेंट की मेरे पास मैसेज भी आया कि सर पैरासाइटोलॉजी बहुत कंफ्यूज कर रही है। एक्चुअली पैरासाइटोलॉजी में दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। थ्योरी की कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत समझना जरूरी है, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मेमोराइज करना पड़ता है, अपन को रटना पड़ता है। कितने सारे पैरासाइट के एक तो नाम, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, उनको रटना याद करना अपने लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन देखो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जो होती है वो किसी भी मैन को परफेक्ट बनाती है ना। तो प्रैक्टिस आप करते जाओगे। और मैंने एक चीज बोली भाई, इस तरह की जो चीजें जो आपको बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है, उसके लिए तो आप एक दीवार यूज कर लो, उस पर चिपका लो और बार बार देखते जाओ, ये देखने से याद होंगी। खासतौर पर ये इमेज वाली, जैसे स्टूल के पैरासाइट पे अपन ने पूरी की पूरी एक टेबल इमेज की पढ़ी है, उसको आप घर में कहीं पे चिपका लोगे और बार बार देखोगे तो वो जो टेबल है वो पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, एक स्टूडेंट का मैसेज है योगिता सर टेस्ट का टाइम मैच नहीं हो पा रहा है इस हॉस्पिटल से। ओके, चलो ठीक है योगिता, किसी का नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। लिंक में ऐसा करूंगा कि अब लिंक में क्लोज नहीं करूंगा, बाद में भी आप टेस्ट दे दिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टूल हैव म्यूकस विथ पस एंड ब्लड। स्टूल का सैंपल हमारे पास आया, अगर उसमें म्यूकस भी है, पस भी है, पस मतलब पस सेल्स है, ब्लड के आरबीसी वगैरह भी हैं, ये तीनों चीजें अगर उसको दिख रही है तो वो हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन डालता हूँ। आपके जो एमसीक्यू की आपकी बहुत सारी बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, इतने ज्यादातर इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन आते ही नहीं है। ज्यादा क्वांटिटी बनाने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सड़े लेवल के डाल देते हैं। ठीक है, तो अपन को अपने साथ यही होता है, अपन एमसीक्यू की जो बहुत सारी बुक खरीदते हैं उसमें कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एग्जाम के लेवल के रहते ही नहीं। पस, ब्लड, पस और आरबीसी सेल म्यूकस के साथ अगर हमको दिख रही है तो वो हमको इंडिकेशन दे रहा है कि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ये क्या मतलब है भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस? इस पे अपन एक बार नजर डालते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है जो इंटेस्टाइन हमारा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें कहीं पे अल्सर बन जाए, इन्फ्लामेशन होने लगे अगर, तो इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा, देखो नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी है। अल्सर पहले वर्ड में है, दूसरा है कोलाइटिस, तो कोलाइटिस मतलब कोलोन,
से शब्द निकल के आया, और टिस जहाँ पे शब्द लग गया मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ना। तो कोलोन में इन्फ्लामेशन मतलब कोलाइटिस, और अल्सरेटिव वहां पे वर्ड जुड़ा है मतलब अल्सर बना देता हूँ। ये जो कंडीशन होती है ये अनक्योरेबल डिसीज होती है। अगर किसी पेशेंट को जाए, हालांकि बहुत रेयर डिसीज है ये, लेकिन अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो उसका क्योर है नहीं अभी तक, इलाज नहीं है इसका, बस इसका ट्रीटमेंट के थ्रू थोड़ा सा रोकथाम हो जाती है इसकी। चलो, तो ये अगर अपन को तीनों चीजें एक साथ दिख रही हैं तो ये बहुत ज्यादा इंडिकेशन अपन को अल्सरेटिव कोलाइटिस का देता है हमको। और इसमें 13 लोगों के आंसर हैं 28 में से, सही है ना। 28 लोगों के अभी तक रिस्पॉन्स आ चुके हैं, 28 में से 13 लोगों के पहला आंसर है। बहुत बढ़िया, फिर भी ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने 15 जो स्टूडेंट है जिन्हों के गलत आंसर है उन्होंने ऑल ऑफ द अबव पे चले गए। आप इनके मतलब समझो पहले। कॉन्स्टिपेशन, कोलेरा, ये क्या होते हैं भाई? कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जब स्टूल बहुत हार्ड पास आउट होता है, तो उस कंडीशन में म्यूकस थोड़ा बहुत जरूर निकलेगा, लेकिन पस और पस सेल्स और ब्लड उसमें नहीं निकलेंगे अपने। उसमें तो क्या होगा? स्टूल हार्ड होगा। कोलेरा में विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन होता है, अपन को मालूम है। वाटरी स्टूल निकलता है बिल्कुल पानी की तरह, अपन उसको राइस वाटर स्टूल बोलते हैं कोलेरा की कंडीशन में। ठीक है, तो ये अपना बैक्टीरियोलॉजी में आएगा कोलेरा, फिलहाल इसको छोड़ के रखो। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में ये अपन ने नोट्स में डाला है, आप एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेना। ठीक है, सुरभि ने लिखा है सर पता होते हुए भी गलत आंसर हो जाते हैं, कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। कोई बात नहीं सुरभि आप प्रैक्टिस करते जाओ, होता है ऐसा, सबके साथ ही होता है, ये आपके साथ नहीं होता। ऐसे ही होता है कि अपन पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होती है, भाई मुझे तक कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करते जाओ और धीरे धीरे आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं बहुत सारी टेक्निक आपको बताता हूँ, जैसे कैसे आपको याद करना है, कौन कौन से चीजों पे आपको फोकस करना है। अगर आप मेन चीजों पे फोकस करोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ इन स्टूल। स्टूल में इनमें से, है ना, ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ कौन सा है जिससे डिसीज नहीं होगी, है ना। नॉन पैथोजेनिक का मतलब जिससे डिसीज हमको नहीं हो रही है, वो हमारे लिए नॉन पैथोजेनिक कहलाएगा। पैरासाइट बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जो जो कॉमन है उसमें आपको 4-5 के नाम याद रखना है। और इनमें ये जो 3 ऑप्शन में है, जैसे एंटामीबा कोलाई, एंडोलिमैक्स नाना और ट्राइकोमोनास होमिनिस, ये तीनों जो हैं वो अपने लिए नॉन पैथोजेनिक ही होते हैं। और अपन ने थ्योरी की क्लास में जितने भी पैरासाइट पढ़े हैं वो सारे के सारे पैथोजेनिक ही होते हैं। सूरभ ने बी आंसर दिया। सूरभ, पहली बात तो यहाँ पर आपको आंसर नहीं देना है, क्लास का पैटर्न आपको पहले से ही मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप लोगों को पहले ही आंसर देना होता है। ठीक है, बाकी ये हमारे नॉन पैथोजेनिक की कैटेगरी में आएंगे तीनों के तीनों। इसके अलावा और भी हैं, मैंने आपको नोट्स में डाले हैं, आप देखना, कुछ 5-6 जो नाम है वो आपको याद रखना है। 3 नंबर के क्वेश्चन में 50% लोगों के सही आंसर, 28 में से 14 लोगों ने सही दिए। बाकी जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हुए वो पहले आंसर पे गए हैं, पहला एंटामीबा कोलाई पे चले गए कि सिर्फ यही नॉन पैथोजेनिक होता है। देखो, ट्राइकोमोनास में ट्राइकोमोनास बेजाइलिस जो है वो पैथोजेनिक है। होमिनिस अगर सब जुड़ा है, एक्चुअली ये उसी कैटेगरी का है, ट्राइकोमोनास स्पीशीज के अंदर ही आता है ये, लेकिन अपने लिए पैथोजेनिक जो है वो ट्राइकोमोनास बेजाइलिस जो है वो पैथोजेनिक है। ट्राइकोमोनास होमिनिस जो होता है वो नॉन पैथोजेनिक है। इसी तरह से एच नाना की कैटेगरी में अपना एंडोलिमैक्स नाना आता है, लेकिन एच नाना जिसको अपन ने हाइमोनोलेफिस नाना पढ़ा था, तो वो अपने लिए पैथोजेनिक है, जबकि एंडोलिमैक्स नाना जो होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए हैं वो सारे के सारे नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजो हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो, ये लिस्ट मैंने पहले क्वेश्चन में डालना था, यहाँ पे डाल दी। ये अपने नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ हैं। एंड सॉरी, ऊपर मैंने हेडिंग नॉन पैथोजेनिक की डाल दी है, सिर्फ इसमें एंटामीबा को छोड़ दो। स्टार्टिंग में जो एंटामीबा है वो हमारे लिए पैथोजेनिक है, तो यहाँ पर मुझे नॉन पैथोजेनिक शब्द नहीं लिखना चाहिए था। उसके अलावा जो बाकी एंटामीबा हार्टमनी, एंटामीबा कोलाई, एंडोलिमैक्स नाना और आयोडामीबा बच्ची,
ये सारे जो है वो अपने लिए नॉन पैथोजेनिक है। और बाकी और ट्राइकोमोनास होमिनीस है ना, ये भी जो है वो अपने लिए नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, इसमें से हिस्टोलिटिका जो है वो अपने लिए पैथोजेनिक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी इन स्टूल सैंपल appears as clumping tendency in case of। स्टूल के सैंपल में हम माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं और आरबीसी हमको क्लम्पिंग टेंडेंसी में दिख रही है। क्लम्पिंग टेंडेंसी मतलब आरबीसी अलग अलग नहीं है, वो क्लम्प हो चुकी हैं, क्लॉट टाइप के बन गए हैं उसके। तो ये किस कंडीशन में होंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अपन ने नोट्स में इंक्लूड किया है इसको। एक्चुअली ये जो आरबीसी क्लम्पिंग टेंडेंसी होती है ये अपने अमीबा की कंडीशन में होती है। क्यों होता है भाई, इसका रीजन क्या होता है? ये अमीबा जो होता है वो आरबीसी को फेगोसाइटिस करता है, आरबीसी को खा लेता है। तो कई बार वो खाने की जगह पर उनको इकट्ठा कर देता है, तो वो अपन को स्टूल के सैंपल में उनकी क्लम्पिंग टेंडेंसी अमीबा की कंडीशन में है ना। तो आपको याद रखना है, आरबीसी अगर स्टूल सैंपल में हमको क्लम्प के तौर पर दिख रहे हैं तो वो अमीबा के इन्फेक्शन में हमको दिखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़े कंफ्यूज हुए इसमें आप लोग। 10 लोगों के ही आंसर सही है इसमें। ऑल ऑफ द अबव बहुत सारे लोगों ने दिया है यहाँ पर, लेकिन देखो कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, इन वर्ड के मतलब, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है वो आप देखो। मैंने एक चीज बोली, पैरासाइटोलॉजी में 3 ट्रिपल डी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल डी में पहली चीज है डेफिनेशन। ये जो मेडिकल टर्म है उनके डेफिनेशन आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारा इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने लगे, वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा, स्टूल सैंपल जो होगा वो हार्ड हो जाएगा, तो उसे अपन कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इंडाइजेशन, जब हमारा खाना पच नहीं पाता हो अच्छे से, तो इंडाइजेशन की कंडीशन या फिर कॉन्स्टिपेशन, दोनों की कंडीशन में स्टूल के सैंपल में आरबीसी नहीं आएंगी। ठीक है, अमीबा, अमीबोसिस का मतलब क्या हुआ? अमीबा का इन्फेक्शन अगर होता है अपन को, एंटामीबा हिस्टोरिटिका का अगर अपन को इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में स्टूल के सैंपल में आरबीसी दिखेंगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। क्वेश्चन है, डैश क्रिस्टल आर कॉमनली सीन इन इंटेस्टिनल हीमोरेज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्टूल के सैंपल में अगर हमको क्रिस्टल दिख रहे हैं, हालांकि सबसे ज्यादातर जो सबसे कॉमन क्रिस्टल स्टूल के सैंपल में है वो है चारकोट लेडन क्रिस्टल। पैथोजेनिक की बात कर रहा हूँ। नॉन पैथोजेनिक की कैटेगरी में अपने कैल्शियम ऑक्सलेट भी दिख सकता है, ट्रिपल फास्फेट भी दिख सकता है, लेकिन ये अपने खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है कैल्शियम ऑक्सलेट और ट्रिपल फास्फेट। तो इनसे बहुत ज्यादा अपन को क्लिनिकली कोई भी कोरिलेशन नहीं बनता। क्लिनिकली जो डायग्नोसिस वाले अपने लिए क्रिस्टल हैं वो है 2, एक है चारकोट लेडन और दूसरा है हीमेटोइडिन क्रिस्टल। ये 2 क्रिस्टल, चारकोट लेडन क्रिस्टल जो होता है वो इओसिनोफिल से बनता है, हिमेटोइडिन हिमेटोइडिन क्रिस्टल जो होता है वो आरबीसी से बनता है। ठीक है, दोनों में याद रखना आप। तो इंटेस्टिनल हेमोरेज मतलब इंटेस्टाइन में अगर ब्लड बहने लग गया, हीमोरेज होने लग गया है, रक्तस्राव होने लग गया, तो उस कंडीशन में जो क्रिस्टल बनेगा वो हीमोटोइड, देखो नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पर हीमोटोइडिन में शब्द हिमेटो, हिमेटो शब्द कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेट कर रहा है। अपन ब्लड सेल्स कहाँ पे पढ़ते हैं? हेमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हीमेटोइडिन मतलब ब्लड से बनने वाला क्रिस्टल। ठीक है, तो हीमोरेज की कंडीशन में अपन को कौन सा क्रिस्टल दिखेगा? डी नंबर का हीमेटोइडिन क्रिस्टल। और कैसा दिखेगा ये भी अपन ने थ्योरी क्लास में पढ़ा है, येलोइश कलर का दिखता है और डायमंड टाइप का दिखता है। ये चारकोट लेडन किस तरह से दिखता है? चारकोट लेडन जो होता है वो डबल निडल, 2 साइडेड निडल अपन उसको बोलते हैं, दोनों तरफ से नुकीला होता है चारकोटेड लेडन क्रिस्टल। और हीमोटोडिन जो होता है वो कैसा दिखेगा? डायमंड शेप का। बाकी कैल्शियम ऑक्सलेट, ट्रिपल फॉस्फेट, ये सारे के सारे अपन ने यूरिन में पढ़े हैं। तो यूरिन में जो मार्फोलॉजी होती है वो अपनी स्टूल के अंदर भी सेम मार्फोलॉजी है, कैल्शियम ऑक्सलेट की, ट्रिपल फॉस्फेट की। यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। स्टूल में ये जो दोनों जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। यूरिन में भी कैल्शियम ऑक्सलेट, ट्रिपल फॉस्फेट नॉर्मल कंडीशन में ही हो सकते हैं। 5वें नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो 11 लोगों के आंसर सही है। इसमें ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो चारकोट लेडन पे ही चले गए। चारकोट लेडन क्रिस्टल अमीबा की कंडीशन में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, देखो इओसिनोफिल किस कंडीशन में बढ़ते हैं? किसी भी पैरासाइट के इन्फेक्शन की कंडीशन में। तो पैरासाइट का अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में इओसिनोफिल बढ़ेंगे, तो इओसिनोफिल के ब्रेकडाउन से फिर चारकोट लेडन क्रिस्टल बनेंगे। और उनमें भी खासतौर पर अमीबा,
अमीबा का इन्फेक्शन अगर है तो चारकोट लीडन क्रिस्टल ज्यादातर बनते हैं। देखो बहुत बढ़िया, अनुराधा ने मैसेज लिखा है कि हिमेटेडिन, ये जो शब्द है इससे ही समझ में आ गया है कि ये कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेट कर रहा है। बहुत बढ़िया अनुराधा, ठीक है। तो ब्लड, अगर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को कोलोन में, इंटेस्टाइन में, तो उस कंडीशन में हीमेटोडिन क्रिस्टल बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसंट्रेशन मेथड ऑफ स्टूल इज रिक्वायर्ड इन। स्टूल में हम कंसंट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कंसंट्रेशन टेक्निक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, छोटा सा पॉइंट है। कंसंट्रेशन जो टेक्निक होती है, हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। हमारे पास अगर स्टूल का सैंपल आया और हमने माइक्रोस्कोपी की, अगर हमको ओवासिस्ट नहीं दिखे हैं, उस कंडीशन में अगर पेशेंट, मतलब हमारा डॉक्टर है, वो बार बार सजेस्ट कर रहा है या हमको ही ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को जरूर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, और हमको लग रहा है कि ओवासिस्ट जो है वो कम नंबर में है, तो उस कंडीशन में हम कंसंट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। हो या हो सकता है अपन को दिख भी रहे तो बहुत कम दिखे, अपन को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ओवा कम नंबर में है, उस कंडीशन में हम कंसंट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। बाकी की जो 3 ऑप्शन है, जैसे प्रोटोजोआ का डिटेक्शन करना, या सिस्ट का आइडेंटिफिकेशन करना, या एडल्ट फॉर्म का आइडेंटिफिकेशन करना, ये तो फिर अपने कॉमन मेथड से ही हो जाएंगे। नॉर्मल स्लाइन और लूगल साइडिन से अपन प्रोटोजोआ का डिटेक्शन, सिस्ट का आइडेंटिफिकेशन, एडल्ट फॉर्म आइडेंटिफिकेशन, ये सारी जो है वो अपनी कॉमन वाली मेथड से ही हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में भी आप लोग बड़े कंफ्यूज हुए, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं भाई आप लोग। पैरासाइकोलॉजी में नहीं होना है भाई, आपको थोड़ा सा समझ के, थ्योरी समझ के पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो, तो 6 लोगों के इसमें आंसर सही हुए हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने जो मिस्टेक की, वो प्रोटोजोआ का डिटेक्शन लिखा है कि प्रोटोजोआ के डिटेक्शन के लिए देखो, प्रोटोजोआ के डिटेक्शन तो हम उनकी मोटिलिटी से ही कर लेते हैं, तो वो अपने नॉर्मल स्लाइन से ही हो जाती है, नॉर्मल स्लाइन माउंट से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। पियर और टेनिस रैकेट शेप ट्रोफोजोइट इज ए डायग्नोसिस फीचर ऑफ। अगर हमको किसी का ट्रोफोजोइट दिख रहा है और वो ट्रोफोजोइट जो है वो पियर शेप का, नाशपाती टाइप का है, और या फिर टेनिस ओवासिस्ट क्या होते हैं सर? सचिन, आप थ्योरी की क्लास में नहीं थे क्या? ओवासिस्ट अपन ने कितना डिस्कस किया है भाई। ओवा मतलब एग, हेलमिंथ जो होते हैं वो अंडे देंगे, तो अंडे को अपन ओवा कहते हैं। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट भी अपन ने पढ़ा है। जितने भी जो प्रोटोजोआ होते हैं, वो खुद को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए, कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें उनको लगता है डेथ हो सकती है, तो बचाने के लिए वो अपने ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा लेंगे, तो वो अंडे की तरह एक संरचना बना लेंगे, लेकिन हालांकि वो अंडा नहीं होता, वो क्या होता है? सिस्ट होता है, ऊपर की एक मेम्ब्रेन चढ़ाकर, ठीक है। तो उसको अपन सिस्ट बोलेंगे ना। तो सिस्ट जो प्रेजेंट होंगे वो प्रोटोजोआ पे लागू होगा, सिस्ट बर्ड जो है वो किस पे लागू होगा? प्रोटोजोआ पे। और ओवा बर्ड लागू किस पे होगा? हेलमिंथ पे। मतलब अपने यूनिसेलुलर जो पैरासाइट है, वो खुद को एक फॉर्म में ढालेंगे, उसको अपन सिस्ट बोलते हैं। और हेलमिंथ जो अपने मल्टी सेलुलर थे, वो जब अंडे देते हैं तो उनको अपन ओवा बोलते हैं। और अंडे ही फिर आगे छोटे छोटे जब पैरासाइट बनाते हैं तो उनको अपन लार्वा बोलते हैं। तो हेलमिंथ में 3 स्टेज होती है, एडल्ट वॉर्म, ओवा और लार्वा। ये एडल्ट वॉर्म हेलमिंथ में होती है। प्रोटोजोआ में सिर्फ 2 फॉर्म है, एक है ट्रोफोजोइट, दूसरी है सिस्ट। ट्रोफोजोइट जो होती है वो एक्टिव फॉर्म है, और सिस्ट जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म है। सिस्ट में क्या होता है? बस जो पैरासाइट है वो बचा रहता है, जिंदा बचा रहता है, बाकी खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, उसको तो बस बच के रखना है। चलो क्रिस्टल, मोना आपने ये क्रिस्टल शब्द लिखा है, तो कोई क्वेश्चन है क्या आपको? मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताओ आप। चलो, तो क्वेश्चन क्या था भाई? पियर या फिर टेनिस रैकेट शेप का ट्रोफोजोइट किसका दिखता है भाई? जियाइडियल एम्ब्लिया का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जियाइडियल एम्ब्लिया का ये जो शेप देख रहे हो आप, है ना, ये कैसा दिख रहा है आपको? एक नाशपाती की तरह दिख रहा है, या फिर अपन इसको टेनिस रैकेट खेलते हैं, आप देखो इस तरह से पकड़ लो, इसको पकड़ के फिर अपन टेनिस खेल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह का शेप होता है। अगर अपन इसको फ्रंट से देखते हैं, अगर अपन इसको साइड के व्यू से देखें, तो फिर ये चम्मच के आकार का दिखेगा। तो आपको 2 वर्ड याद रखना है, एक तो अपना पियर और टेनिस रैकेट
और दूसरा है अपना स्पून शेप। स्पून शेप जो वर्ड होता है वो भी जियार्डियल एम्ब्लिया के लिए फॉलो होता है, ठीक है। बाकी एंटामीबा हिस्टोरिटिका तो एक अमीबा है, तो इसका तो कोई शेप होगा ही नहीं, इरेगुलर होता है ये। इसका शेप स्यूडोपोडिया बनाने की वजह से शेप चेंज होता रहेगा, ठीक है। बाकी सिस्टोसोमा तो अपन ने फिर हेलमिंथ के अंदर पढ़े हैं, वो तो फिर एक हेलमिंथ है, अलग है। यहाँ पे ट्रोफोजोइड जो होगा वो जियार्डियल एम्ब्लिया का होता है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें इसका आंसर बहुत अच्छा है। 21 लोगों के बिल्कुल सही हैं 29 में से, हालांकि अभी स्टूडेंट 58 हैं। बढ़िया, कोई बात नहीं भाई, आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, ये बात बड़ी गलत बात है। या तो एक काम करता हूँ मैं, टेस्ट की लिंक नाइट में देना शुरू कर देता हूँ कि नाइट में अपनी क्लास ओवर होगी तो कल जो क्लास होगी उसकी अभी से लिंक दे दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। क्वेश्चन है ट्रोफोजोइट ऑफ बेलेंटिडियम कोलाई। बेलेंटिडियम कोलाई का जो ट्रोफोजोइट होगा वो किस शेप का होगा? शेप देखो, शेप, साइज, मोटिलिटी और कुछ और जो फीचर हैं, स्पेशल फीचर, वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। और खासतौर पे ऐसे पैरासाइट जिनमें कुछ अलग ही शेप हो, अलग से कोई फीचर हो, वो तो फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेलेंटिडियम कोलाई का ट्रोफोजोइट जो होता है वो कैसा होता है भाई? ओवल होता है और टेपर एंड होता है। लट्टू से अपन ने इसको याद किया था, अपन ने बचपन में लट्टू खेले हैं। लट्टू कैसे होते हैं? गोल होते हैं और नीचे से नुकीले होते हैं। तो वैसे ही होता है बेलेंटिडियम कोलाई, गोल तो होता है लेकिन एक तरफ से, एक जगह से वो नुकीला होता है। ओवल लेकिन वो अंडाकार तो होता है लेकिन एक तरफ से नुकीला होता है, एक जगह से टेपर एंड होगा। ये बेलेंटिडियम कोलाई का। बाकी बेलेंटिडियम कोलाई के अलावा अपन ने और जो ट्रोफोजोइट पढ़े हैं, अमीबा का तो इरेगुलर होता है। अमीबा के बाद बाकी जो ट्रोफोजोइट होते हैं वो तो या तो ओवल होंगे या फिर राउंड शेप में होंगे, ठीक है, सिंपल। 8 नंबर के क्वेश्चन में भी आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक है, 17 लोगों के आंसर सही है 29 में से। बाकी जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हुए वो इरेगुलर पे बहुत सारे लोग गए हैं। इरेगुलर ट्रोफोजोइट सिर्फ अमीबा का होता है। अमीबा का क्यों होता है? क्योंकि अमीबा जो होते हैं वो स्यूडोपोडिया से चलते हैं, स्यूडोपोडिया से चलने की वजह से उनका शेप चेंज होता रहता है, इसलिए अपन उसको इरेगुलर बोलेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू अबाउट जियार्डियल एम्ब्लिया सिस्ट एक्सेप्ट। ये जो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से 4 में से 3 लाइन सही हैं और एक लाइन जो है वो गलत है। अच्छा, मोना ने लिखा है कि जो क्रिस्टल है वो एंटामीबा, बहुत बढ़िया। एंटामीबा हिस्टोरिटिकल कंडीशन में अपन ने पढ़ा है मोना, वही तो डिस्कस किया था मैंने। अगर हो सकता है मैंने अमीबा, सिर्फ अमीबा साहब नाम बोला था, तो अमीबा में एंटामीबा हिस्टोरिटिकल कंडीशन में क्रिस्टल होता है, 4 कोड लीडर में। चलो, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। इनमें से 3 लाइन सही है, एक लाइन गलत है, वो आपको पहचानना था। किसके रिगार्डिंग में? जियार्डियल एम्ब्लिया। जियार्डियल एम्ब्लिया के रिगार्डिंग में क्या क्या ऑप्शन में थे कि साइज जो होता है वो 8 से 18 होता है भाई, जियार्डियल एम्ब्लिया का बिल्कुल सही बात है। एक्सो स्टाइल, एक बार मैं इसका इमेज खोल देता हूं, इस इमेज को आप साथ में देखते हुए चलो। जियार्डियल एम्ब्लिया 108 से 18 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरी चीज, एक्सो स्टाइल इसमें प्रेजेंट होती है। एक्सो स्टाइल क्या होता है? बीच में एक कुछ संरचना होती है, उसको अपन ने एक्सो स्टाइल बोला है, जो थोड़ी सी प्रोमिनेंट है। जैसे पत्ते होते हैं, पत्तों में बीच वाली जो उसकी शाखा होती है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है। इसी तरह से जियार्डियल एम्ब्लिया में बीच में जो संरचना होगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा प्रोमिनेंट होगा, उसे अपन एक्सो स्टाइल कहते हैं। इसे आप रीढ़ की हड्डी की तरह मान के चल सकते हो, ठीक है। तीसरी एक चीज और है, इसमें न्यूक्लियस जो होंगे वो 4 प्रेजेंट होंगे और एक तरफ, एक सिरे पे प्रेजेंट होंगे। इसी इमेज को जरा ध्यान से देखो, हालांकि स्टूल के जितने भी पैरासाइट होते हैं बहुत ज्यादा क्लियर इमेज होती नहीं है, अपन को थोड़ा सा समझना पड़ता है। इस इमेज में आप देखोगे कि 4 जो न्यूक्लियस हैं वो एक तरफ है, एक कोने में पड़े हुए हैं। तो एक तरफ कोने में 4 न्यूक्लियस हैं, बीच में एक लकीर खिंची है। 8 से 18 माइक्रोमीटर का अगर साइज है, ओवल शेप का है, तो ये जो सिस्ट होगा ये किसका सिस्ट होगा? जियार्डियल एम्ब्लिया का। जियार्डियल एम्ब्लिया में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता।
वैक्यूल प्रेजेंट किस में होता है अपने, ये अपन ने पढ़े हैं, अपना शायद आगे आएगा थ्योरी में, आप पढ़ना। और आप में से कोई जानता हो तो मुझे मैसेज करके बताओ कौन से सिस्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एच नाना में, बहुत बढ़िया, मुकाम ने आंसर दे दिया। एच नाना जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर पे। आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं बता पाया। 9 नंबर में भी बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं आप, पैरासाइटोलॉजी में बड़ी कंफ्यूजन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन एक आध बार और रिवीजन कर देंगे इसका। लार्जेस्ट प्रोटोजुआ सिस्ट विच आर सीन इन स्टूल माइक्रोस्कोपी। प्रोटोजुआ में लार्जेस्ट सिस्ट किसका होगा, ये आपको बताना था। ऑप्शन आपके पास थे वेलेंटिडियम कोलाई, एंटामीबा, जियार्डिया लैम्ब्लिया और क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम। इन चारों में से आपको बताना था कि लार्जेस्ट प्रोटोजुआ किसका होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। और देखो एक चीज बहुत अच्छी है, प्रोटोजुआ में जो पैरासाइट सबसे बड़ा है उसका सिस्ट भी सबसे बड़ा होगा। ये बात हेलमिंथ पे लागू नहीं होती। हेलमिंथ में अपन ने सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो हेलमिंथ पढ़े हैं, उसमें सबसे छोटा जो था वो एच नाना था। लेकिन एच नाना का ओवा जो होता है वो एवरेज ही होता है। तो लेकिन प्रोटोजुआ में ये बात बहुत अच्छे से वेलेंटिडियम कोलाई में होता है। सुरवीन लिखा, चलो दोनों लोगों में कौन सही है ये मैं एक बार बाद में देख लूंगा। सबसे छोटे में सबसे बड़ा है वेलेंटिडियम कोलाई, बहुत बढ़िया। सबसे छोटे में सबसे बड़ा है वेलेंटिडियम कोलाई। हाँ यही बात, प्रोटोजुआ में पैरासाइट जो बड़ा होगा उसके सिस्ट भी सबसे बड़े होंगे। कहने का मतलब क्या है भाई, प्रोटोजुआ में सबसे जो बड़ा पैरासाइट होता है वो वेलेंटिडियम कोलाई। याद करने के लिए अपन ने ट्रिक पढ़ी थी कि बंटी जो है वो कॉलोनी में सबसे बड़ा है, ये अपन ने ट्रिक पढ़ी थी। तो वेलेंटिडियम कोलाई सबसे बड़ा पैरासाइट है, तो सिस्ट जो बनेंगे तो उसके भी सिस्ट सबसे बड़े बनेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए था। 10 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा। 21 स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हालांकि बहुत कम रिस्पॉन्स है आज, एक दो दिन से क्लास में स्टूडेंट बड़े गायब हो गए हैं, शायद रक्षाबंधन का थोड़ा बहुत इशू होगा। अभी 60 स्टूडेंट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलरलेस ओवा ऑफ हेलमिंथ विच आर सीन इन स्टूल माइक्रोस्कोपी। स्टूल की जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो कलरलेस ओवा हमको किसका दिखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ओवा, सिस्ट, ट्रोफोजाइट, इनमें आपको कंपैरिजन ही याद रखना है कि किसका स्ट्रक्चर क्या है, किसका छोटा है, किसका बड़ा है, किसका कलरलेस है, किसका थिक वर्ल्ड है ओवा, किसमें 2 मेम्ब्रेन हैं, और कुछ थोड़े बहुत स्पेशल फीचर फिर सब में अलग अलग हैं। तो कलरलेस ओवा किसका होता है, इसके लिए अपन ने एक ट्रिक भी बनाई थी, छोटी सी बनाई थी। एंट्रोबियस, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे, सुरभि ने मैसेज में लिखा है नाना और पिनवॉम, बहुत बढ़िया सुरभि। 2 जो पैरासाइट होते हैं उनके ओवा कलरलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर पिनवॉम ऑप्शन में नहीं था। नहीं सॉरी, एच नाना ऑप्शन में नहीं था, पिनवॉम एक्चुअली एंट्रोबियस वर्मिकुलस जो होता है उसको अपन पिनवॉम भी बोलते हैं। तो पिनवॉम यहाँ पर ऑप्शन में है, यहाँ पर एच नाना ऑप्शन में नहीं है। तो जो ऑप्शन में है उसके हिसाब से अपना सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ पिनवॉर्म वर्मिकुलस को ही बोलते हैं अपन, बहुत बढ़िया। एच नाना यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन देखो अपन ने ट्रिक पढ़ी थी इसमें, नाना एंट्रो सबसे बड़े हैं, नहीं नाना एंट्रो कलरलेस है। मोना ने ट्रिक थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ट्रिक में अपन ने 2 लाइन पढ़ी थी, 2 लाइन ट्रिक की कोई मुझे लिख के बताए मैसेज में, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 लाइन में मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा क्या ट्रिक थी पूरी की पूरी। एक तो साइज के लिए थी, दूसरी से कलर के लिए थी। यही होता है ट्रिक में, कई बार अपन ट्रिक ही भूल जाते हैं। कलरलेस ओवा जो होता है वो एंट्रोबियस वर्मिकुलस का होता है। 11 नंबर में क्वेश्चन में 19 लोगों के आंसर सही है, बहुत बढ़िया। मतलब इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल लेयर ओवा। इसमें से अब डबल लेयर ओवा किसका है ये बताना। देखो मैंने लगभग वैसे ही हर टाइप के क्वेश्चन मैंने डाले हैं आपको आज के डिस्कस करने के लिए क्लास में। बहुत बढ़िया, देखो 2-3 लोगों ने ट्रिक बना दी है, ट्रिक भेज दी मुझे।
सिस्टोफेसी सबसे बड़े हैं। हाँ, सिस्टोफेसी सबसे बड़े हैं, बाकी सब है 60-50। बहुत बढ़िया। और नाना इंट्रो कलरलेस है, बाकी सब है भूरे मांस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रिक मतलब याद हो गई आप लोगों को, देख के तो नहीं बता रहे ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आप मेमोराइज कर सकते हैं। मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर है, मैं भूल जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल लेयर ओवा? ओवा किसका डबल लेयर होता है, ये आपको बताना था। ऑप्शन में जो आपके पास थे, इसमें से दो पैरासाइट हमारे कौन से, एचनाना और ट्राइकोरिस, ये दो होते हैं, ये डबल लेयर होते हैं। मैंने भाई आपको ट्रिक में सिर्फ 2 लाइन बनाई थी, मैंने कहा था कि आप और ट्रिक बनाने के लिए कुछ, जैसे यहाँ पर दो जो है वो डबल लेयर के हैं, तो इसकी भी फिर एक लाइन जुड़ जाती कि नाना ट्राइकू डबल लेयर हैं, ऐसे करके एक लाइन बन सकती थी, है ना। बन सकती है ना, बिल्कुल बन सकती है। कहने का मतलब क्या था, मैंने तो आपको एक समझाने की एक ट्रिक बताई थी कि इस तरह से आप याद कर सकते हो कि दो दो चीजें अपने पैरासाइटोलॉजी में, दो दो पैरासाइट अलग अलग निकल के आए, दो पैरासाइट बड़े वाले निकल के आए, दो कलरलेस निकल के आए, दो ऐसे निकल के आए जो डबल लेयर के थे, दो ऐसे निकल के आए जो थिक लेयर के थे। तो आप दो दो के नाम याद करते जाओ, उनसे कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी दो नाम आपको याद रखना था, कौन कौन से, एचनाना और ट्राइकोरिस। ये दोनों जो होते हैं वो डबल लेयर के होते हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी पैरासाइट अपन ने पढ़े हैं, सब के सब जो होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन में 15 लोगों के आंसर सही हैं। जिन लोगों ने ज्यादातर कंफ्यूज हुए वो एचनाना अकेला पे चले गए। एचनाना तो होता ही है, बिल्कुल सही, लेकिन ट्राइकोरिस ट्राइकोरा भी डबल लेयर पैरासाइट होता है, डबल लेयर का ओवा बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवा ऑफ विच पैरासाइट हैव बैरल शेप विथ क्लियर प्लग एट बोथ पोल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको तो अपन बहुत डिस्कशन किया है अपन ने, मेरे ख्याल से प्रीवियस एमसीक्यू क्लास में भी ये क्वेश्चन डल गया था। किसका पैरासाइट का जो ओवा होता है, कौन सी पैरासाइट का ओवा जो होगा वो बैरल शेप का होगा। बैरल को याद रखने के लिए अपन ने ढोलक याद रखी थी, ढोलक वाला पैरासाइट कौन सा था, कौन सा था भाई, ट्राइकोरिस। ये इस तरह का शेप होता है इसका, ट्राइकोरिस ट्राइकोरा जो होता है वो बैरल शेप का होता है, और दोनों तरफ उसमें प्लग लगे हुए होते हैं। बी नंबर का आंसर इसमें सही था। और इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए आप। 16 लोगों के आंसर इसमें सही हैं, बाकी लोग कंफ्यूज हुए हैं। और जो लोग कंफ्यूज है वो एचनाना, टीनिया, एनकाइलोस्टोमा, हर तरह के आंसर दिए हैं इसमें। हाँ, बिग बॉम जो होता है वो ट्राइकोरस होता है, वो बैरल शेप का होता है। सुरवीर ने लिखा है, बहुत बढ़िया सुरवीर। चलो कोई बात नहीं भाई, आप प्रैक्टिस करते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, बार बार देखते जाओ। आप कहीं ना कहीं एक इमेज चिपका लो, ये पूरी की पूरी टेबल चिपका दो, बार बार उसको देखते जाओ, देखने से याद होगा। जितनी भी ये इमेज वाली, देखो बच्चे अपने बच्चों के नाम अपन कैसे याद करते हैं, या अपने जो दोस्त हैं, कोई एक आध बार अपन को मिला दोस्त, तो क्या आप उसका नाम याद हो जाएगा, उसको नहीं होता ना अपन को नाम। कोई दोस्त है अपना, दोस्त मतलब कोई कोई पर्सन अगर अपन से एक बार मिला, तो उसका नाम, अगर मान लो आपको 15-20 दिन बाद मिले, महीने बाद मिले, महीना भर या 6 महीने बाद मिले, तो आप उसका नाम भूल जाओगे। लेकिन जो दोस्त आपको डेली मिल रहा है, जो आपके साथ काम कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, या जो डेली मिल रहा है, तो उसका नाम आप कभी नहीं भूल सकते। यही होता है ना अपने साथ। पैरासाइटोलॉजी में बिल्कुल यही थ्योरी फॉलो है, वो करना पड़ती है अपन को। जितनी भी ये जो इमेज वाली चीजें हैं, जैसे पैरासाइट की अपन बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, वायरोलॉजी भी पढ़ेंगे, माइकोलॉजी तो छोड़ के रखा है अपन ने, है ना। तो इनमें अपनी इमेज आएगी, तो इमेज से आपको पहचानना, जैसे आपको जैसे ये देखा हो, देखते से तुरंत आपको समझ में आ गई ये जो है वही ट्राइकोरस है। जैसे बच्चे याद रखते हैं अपन, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं, तो छोटे बच्चों के नाम याद रखने के लिए अपन, अगर जो बच्चा बार बार मिलता है अपन से, तो उसका नाम अपन को याद रहता है। लेकिन जो बच्चा नहीं मिलता अपन से, एक दो बार ही मिला हो, तो उसका नाम भूल जाते हैं अपन। तो बिल्कुल सेम चीज है, आप बार बार देखोगे, बार बार देखो, उसका नाम याद रखोगे, तो आप तो बिल्कुल दिमाग में, जैसे ये इमेज आई तुरंत दिमाग में ट्राइकोरस है ना। इसी तरह के और भी पैरासाइट अपन ने देखे, जैसे ही वो उनकी इमेज बनी, इमेज मतलब क्वेश्चन में, क्वेश्चन के जो वर्ड हैं उनसे इमेज बनना चाहिए। पहले भी मैंने एक क्लास में पूरा का पूरा इस पे 10-15 मिनट की
डिस्कशन किया था, 10-15 मिनट मैंने इस पे बात की थी कि आपको याद कैसे करना है। याद करने की जो ट्रिक होती है वो कोई अलग नहीं है, हमें चीजें वो याद होती है जिनको हम अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं। अगर अगर पढ़ते टाइम हम किसी चीज की इमेज नहीं बना पा रहे हैं तो हमको वो चीज कभी याद नहीं होगी। कभी भी आप रट्टा मार के कुछ टाइम तो रट्टा मार सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन वो लॉन्ग टाइम याद नहीं हो सकती। लॉन्ग टाइम आपको याद रखना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास यही है कि आपको अपने दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज बनाना है। तो पैरासाइकोलॉजी में तो कुछ ना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास इमेज है। आपको तो बस जैसे ये इमेज दिखी, ढोलक दिखी, तुरंत आपके दिमाग में ट्राइकोरस आ गया। जैसे ही आपको एक अमीबा वाली स्ट्रक्चर दिखी, सूडोपोडिया वाली, तुरंत आपके दिमाग में एंट अमीबा का नाम आ जाना चाहिए था, है ना। और इसी तरह से और भी अपने पैरासाइट की पूरी लिस्ट अपन ने देखी है ना। जैसे भी अपना सिस्टोसोमा है, सिस्टोसोमा में अपना क्या था, टर्मिनल टर्मिनल स्पाइन, एक पूंछ टाइप की निकल जाती है ना, तो वो जैसी दिखा अपने तुरंत दिमाग में सिस्टोसोमा नाम आ जाना चाहिए। मतलब ये जो इमेज है वो देखते से आपके नाम, आपके दिमाग में उनके नाम याद आ गए, मतलब पूरी पैरासाइकोलॉजी फिनिश। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसमें। एक दो स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज में कहा था कि सर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है भाई, बार बार देखते जाओ आप, बार बार उसको। और मैं तो बोलता हूँ कि आप तो घर की दीवार है, उसको दीवार पे चिपका दो, बार बार डेली देखो। आप तो खाते पीते, चाय पीते, नहाते धोते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। वी कैन डिफरेंशिएट सिस्टोसोमा स्पीसीज फ्रॉम अदर हेलमिंथोबा। सिस्टोसोमा का ओवा, सॉरी, हाँ, सिस्टोसोमा को हम जो दूसरे हेलमिंथ है उससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसका ओवा। अगर सिस्टोसोमा का ओवा हम देख रहे हैं तो वो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिए थे, 4 ऑप्शन में सिस्टोसोमा की इमेज, अब देखो मैंने फिर दोबारा वही बात बोलूंगा। जैसे ही इमेज, अब देखो बच्चों के नाम से वो इमेज भी आना चाहिए अपने दिमाग में। जैसे सब्जियों के नाम, जैसे आप, मैंने अगर भिंडी बोली तो आपके दिमाग में भिंडी आ जाएगी, भिंडी का इमेज आ जाएगी ना। मैंने लौकी बोली, जैसे ही मैंने लौकी बोला आपके दिमाग में लौकी की इमेज आ जाएगी, है ना। या मैंने तरबूज बोला तो मुझे तरबूज दिखाने की जरूरत नहीं, तरबूज आपके दिमाग में आ गया। मतलब जैसे ही एक नाम शब्द आए तो उसकी इमेज आपके दिमाग में आ गई, मतलब पूरा पैरासाइकोलॉजी आपका खत्म। सिस्टोसोमा, यहाँ पे क्वेश्चन में सिस्टोसोमा दिया, तो जैसे ये सिस्टोसोमा वर्ड आया तो आपके दिमाग में ये इमेज बनना चाहिए था, और ये इमेज आपके दिमाग में अगर बन गई मतलब आपका 100% आंसर करेक्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि इस इमेज में आप, जैसे ये इमेज बनी और आपने देखा कि भाई इमेज में एक स्पाइन है, टर्मिनल स्पाइन है, और टर्मिनल स्पाइन है मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन में थे उसमें से जो ऑप्शन में टर्मिनल स्पाइन लिखा है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन, सौरभ ने लिखा कि सर इसी टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजन करते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में। सौरभ मैंने बोला है ना, इमेज को ध्यान रख लो आप, एक कौन सी इमेज का नाम क्या है। जैसे आप सब्जियों के नाम याद रखते हैं उसी तरह से, है ना। जैसे मैंने भिंडी आपके सामने रख दी, तुरंत आप बोल दोगे भिंडी है ना। मैंने नाम लिया भिंडी तो आपके दिमाग में भिंडी की इमेज बन गई होगी। 100% जितने भी स्टूडेंट है सबके दिमाग में भिंडी आ गई होगी, ठीक है। तो वो इमेज बननी चाहिए, ठीक है। 14 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो भी 14 लोगों का सही है। आधे लोग सही आंसर दे पाए, आधे लोग गलत दिए हैं। मतलब पैरासाइकोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 पेयर ऑफ रिफ्रैक्टाइल लेंसेट्स हैव हुकलेट इज स्पेशल फीचर। 3 पेयर किसके, हुकलेट के, जो कि लेंसेट शेप में होंगे। हालांकि ये जो हुकलेट होते हैं ये अपन को नॉर्मली नहीं दिख पाते, आसानी से नहीं दिख पाते, इसके लिए अपन को स्टैनिंग करना पड़ती है। स्टैंड में अपन किन्योन वाली मेथड भी कर सकते हैं या दूसरी कोई स्टैनिंग करके मेथड यूज करके अपन हुकलेट देख सकते हैं। एएफ भी है ना, किन्योन वाली जो मेथड होती है, जो अपने अपन ने किसके लिए, क्रिप्टोस्पोडियम बार्बम और आइसोस्पोरा बेली के लिए यूज किया था, वो किन्योन वाली मेथड अपन इसके लिए यूज करके भी अपन उसके हुकलेट देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हुकलेट अपने को नॉर्मली तो दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए किस में दिखती है भाई, टीनिया में। ये जो इमेज मैंने आपको खोली है ये एक नॉर्मल स्लाइन वाली इमेज है। नॉर्मल स्लाइन में हुकलेट हमको नहीं दिखते,
हुकलेट को देखने के लिए हमको किन्नौन मेथड मतलब AFB मॉडिफाइड ZN वाली स्टैनिंग करना पड़ती है, उसके थ्रू हम हुकलेट देखते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए हुकलेट का मतलब क्या है भाई। या भाई हुकलेट मतलब 3 स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, 3 आपको ऐसे लगेंगे जैसे दांत है। क्या होते हैं हुकलेट? किसी भी पैरासाइट को चिपकने के लिए। अब देखो ओबा, मैंने आपको एक चीज बोली थी हेलमिन, एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर ओबा सिस्ट क्या होते हैं। ओबा को मैंने क्या बोला कि अंडे हैं ये, हेलमिन्थ के अंडे। लेकिन ये अंडे नॉर्मल मुर्गियों के अंडे जैसे नहीं है। मुर्गियों के अंडे जैसे रहते तो उनमें जब तक चूजा बाहर नहीं निकलता तब तक उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इनके जो ओबा होते हैं वो धीरे धीरे मतलब एक बार हेलमेट से पास आउट होने के बाद वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि वो अंडा फूटेगा और फूट के फिर उसमें से अंदर कुछ पैरासाइट निकलेगा फिर वो बाहर है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओवा मतलब उससे जनरेशन हुई है पैरासाइटोलॉजी की। पहले वो राउंड शेप में ओवल शेप में हुई, फिर वही ओवा धीरे धीरे डेवलप होता है। जब वो छोटा होगा तो उसको अपन लार्वा कहेंगे, फिर वो बड़ा हो जाएगा तो उसको अपन एडल्ट वॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये जो टीनिया होता है इसके ओवा में 3-3 हुकलेट प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, रिफ्लेक्टाइल होती हैं, लेंसेट होती हैं। लेकिन दिखेंगे कब? जब अपन किन्नौन मेथड से इसकी स्टेनिंग करेंगे। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन में 10 लोगों के आंसर सही हैं। इस क्वेश्चन में भी आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए हैं पैरासाइटोलॉजी में। मुझे और थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, मुझे लगता है आप लोगों को भी और मेहनत करना पड़ेगी अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following solution is used in flotation technique of stool examination? स्टूल टेस्ट में अगर हम फ्लोटेशन का मतलब तैरने वाली टेक्निक जिसमें पैरासाइट तैरने लग जाएं, तो उसमें हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। फ्लोटेशन टेक्निक में हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? मालूम है भैया आप लोगों को, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट देखो, कंसंट्रेशन टेक्निक में अपन ने 2 टेक्निक पढ़ी हैं, एक होती है फ्लोटेशन और दूसरी होती है सेडिमेंटेशन। बहुत बढ़िया, मोना ने मैसेज में लिखा 33, वो परसेंट भी आपको रखना है, बहुत बढ़िया। मोना ने परसेंट भी लिख दिया। 33% जिंक सल्फेट होता है, उसका हम यूज करते हैं फ्लोटेशन टेक्निक में। यहाँ पे जो बी नंबर पे दिख रहा है फॉर्मलिन ईथर, ये जो होता है वो अपनी सेडिमेंटेशन टेक्निक में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपनी एग काउंट में अपन इसको यूज करते हैं। बाकी लूबल साइडिन तो अपना नॉर्मल है। सुरभि का एक मैसेज है, प्रिंट आउट कर दीवार में लगाना ही पड़ेगा, रोज रोज देखेंगे तो इमेज। हाँ सुरभि बहुत बढ़िया है ना, यही सॉल्यूशन है इसका, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम एक बार पढ़ लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे, जैसे आज अपना टॉपिक हो गया, आज आपने पढ़ लिया और फिर एग्जाम के दिन पढ़ोगे तो 100% कंफ्यूज आप होगे ही होगे, उसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। इमेज तो आपको लगानी ही पड़ेगी, बार बार तो आपको देखनी पड़ेगा। इमेज नहीं भी लगाओ तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, वो बार बार देखने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं यही बोलता हूँ, दीवार पे लगाना पड़ेगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स जो रहा 13 लोगों के आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन एग काउंट इन स्टूल एग्जामिनेशन? एग काउंट ये क्या होता है? थ्योरी में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। कभी कभी हमें अगर ये पेशेंट को ये देखना हो कि उसको इन्फेक्शन कितना ज्यादा है, ये अपन कब करते हैं? जब अपन कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट से उसको फायदा कितना पहुंच रहा है वो देखने के लिए। जैसे अपन सीबीसी करते हैं, तो सीबीसी मान लो किसी के डब्ल्यूबीसी बहुत बड़े हैं, पहले मान लो 18,000 डब्ल्यूबीसी थे, अब उसको मेडिसिन चली, 1 हफ्ते तक मेडिसिन चली और 1 हफ्ते बाद फिर डॉक्टर देखेगा भाई मैंने जो दवाई दी थी उससे पेशेंट को कितना फायदा हुआ, तो वो दोबारा सीबीसी कराएगा। तो एग काउंट इसमें यूजफुल होता है कि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर उसको इन्फेक्शन मतलब पहले जो लोड था बैक्टीरिया पैरासाइट का जो लोड था वो कम हुआ है कि नहीं, पैरासाइट एकदम से तो खत्म हो नहीं जाएंगे कि एक टेबलेट खाई वो पूरे पैरासाइट खत्म, धीरे धीरे खत्म होंगे, एक डोज चलेगा। तो वो अब डोज में भी अपन ने मान लो दवाइयां दी, 3-4 दिन तक दवाइयां दी, तो उसके बाद बंद किए, तो वो ऐसा तो नहीं दोबारा से आने लग गए हो। तो वो देखने के लिए अपन एग काउंट करते हैं कि पैरासाइट पेशेंट पर पैरासाइट का लोड कितना है, इन्फेक्शन उसको कितना ज्यादा है,
तो इन एग काउंट करने के लिए हमारी 3 टेक्निक होती हैं, इनमें से क्वेश्चन था कि कौन सी नहीं करते। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है सेडिमेंटेशन टेक्निक, ये एक्चुअली अपनी एग काउंट के लिए नहीं होती, ये अपनी कंसंट्रेशन टेक्निक है। इसमें अपन काउंटिंग का मतलब नहीं है, इसमें तो सिर्फ अपन क्या करते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट कर देते हैं। अगर ओवा कम है अपने पास, ओवा कम दिख रहे हैं, एग कम दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अपन थोड़ा ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं सेडिमेंटेशन टेक्निक में। फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन दोनों जो होती है वो कंसंट्रेशन टेक्निक कहलाती है। एग काउंट के लिए 3 टेक्निक है, मैंने आपसे कहा था भाई आप इनके नाम याद रख लेना कि कौन कौन सी टेक्निक है। ये नाम है उनके, बियरमैन टेक्निक, स्टॉल टेक्निक और तीसरी है केटोकार्ड। ये जो तीनों टेक्निक होती हैं ये एग काउंट के लिए यूज होती हैं। होता क्या है इनमें, इनमें भी बस घोला घाली करके, फिल्टर करके, सेंट्रीफ्यूज करके, है ना, एक एक सॉल्यूशन इनमें यूज होते हैं। तो चाहो तो आप सॉल्यूशन भी देख लेना। हालांकि बहुत ज्यादा इनसे डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि कॉमन टेक्निक नहीं होती, हर जगह इनका यूज नहीं होता। गवर्नमेंट में देखो, गवर्नमेंट में जो आप एग्जाम दे रहे हो तो ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है वो उसके हिसाब से बनाता है, जो एग्जामिनर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फॉलो हो रही जो टेक्निक। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टूल का सैंपल आता है तो माइक्रोस्कोपी तक तो ढंग से होती नहीं, तो वो एक काउंट क्या करेंगे ना। कंसंट्रेशन टेक्निक अगर हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी, एक काउंट तो फिर बहुत स्पेशल टेक्निक हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, बस नाम वगैरह आपको याद होना चाहिए। 17 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, 18 लोगों के आंसर सही है 29 में से ना, सिर्फ 29 के ही रिस्पॉन्स है मेरे पास अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं, और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। थोड़ा अलग क्वेश्चन था एक्चुअली, ये पैरासाइटोलॉजी में छूट गया था, मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा। जियार्डिया लेम्बलिया से जियार्डियासिस होता है, और ये कहां पर होता है ये पैरासाइट? बाकी सब क्वांटिटेटिव टेक्निक हैं। हाँ बिल्कुल, जियार्डिया लेम्बलिया कहां पर प्रेजेंट होता है ये क्वेश्चन था। ऑप्शन में आपके पास डिओडिनम, जेजुनम और ब्लड वेसल्स और सीकम अपेंडिक्स ये था। हालांकि 10 लोगों ने इसमें सही भी आंसर दिया, हालांकि लेकिन अपन ने थ्योरी में इसको छूट गया था ये मेरे से। मैं इसको नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, है ना। अपन जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं कुछ ना कुछ अपन को मॉडिफाई में करता जाता हूँ। जियार्डिया लेम्बलिया नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है, नॉर्मली जहां पर प्रेजेंट होता है वो ड्यूडेनम और अपर जेजुनम। मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन होगा जियार्डिया लेम्बलिया का, और पैरासाइट अगर इंटेस्टाइन में पहुंचा है तो ज्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो ड्यूडेनम और अपर जेजुनम में ही जाकर रुक जाते हैं। वहां पर हैबिट, मतलब उनकी ये हैबिट होती है कि वो उस जगह पर आकर रुक जाएंगे। अब उसका रीजन क्या है उस पर आप बहुत ज्यादा मत जाना। 3 पैरासाइट के नाम इसमें आपको याद रखना है जो थोड़े स्पेशल है, उनकी हैबिटेट थोड़ी अलग है। 3 पैरासाइट को छोड़कर बाकी जो पैरासाइट हैं वो अपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पे कहीं में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ में थोड़ा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन में है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में भी है, लेकिन एग्जाम में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से क्वेश्चन नहीं आती। क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वो ये 3 पैरासाइट हैं जिनकी हैबिटेट जो है वो थोड़ी स्पेशल है। हैबिटेट स्पेशल का मतलब क्या है कि ज्यादातर ये जो पैरासाइट होते हैं वो इस लोकेशन पर आकर छुपकर बैठ जाती हैं और वहां सर्वे। हाँ बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है राहुल, ये मैं इसको नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, एक्चुअली मेरे से छूटा ही था। जो चीज छूटती है मैं उसको एमसीक्यू की क्लास में इंक्लूड करता हूँ। 3 पैरासाइट कौन कौन से? पहला है जियार्डिया लेम्बलिया। जियार्डिया लेम्बलिया जो होता है वो ड्यूडेनम और अपर जेजुनम यहाँ पर होता है। ड्यूडेनम अपर जेजुनम ये अपन ने जब एनाटॉमी की क्लास पढ़ी थी तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब स्टमक से शुरुआत होता है तो वो होता है ड्यूडेनम। उस जगह से लेकर फिर बाद में जेजुनम शुरू होता है, तो जेजुनम पूरा का पूरा और जेजुनम का थोड़ा सा पोर्शन किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआत वाले पोर्शन में हमारा जियार्डिया लेम्बलिया ज्यादातर रहता है। दूसरा है सिस्टोसोमा मानसोनी। सिस्टोसोमा मानसोनी जो होता है वो सिग्मोइड रेक्टल का जो एरिया होता है उसकी ब्लड वेसल्स में जाकर बैठ जाता है। देखो ये सिस्टोसोमा जो है वो ज्यादा स्पेशल है।
ये टिश्यू को पेनिट्रेट कर जाता है। सिस्टोसोमा कहां पर प्रेजेंट होता है? ये हमारा रेक्टल एरिया है। देखो ये हमारा एनस है। एनस जब हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन जब ये घूमता है एनस की तरफ जाता है तो इसको अपन उसका रेक्टम बोलते हैं। तो इसको अपन रेक्टल एरिया बोलेंगे। तो इसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स होंगी ना, तो सिस्टोसोमा जो होगा वो इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके उसके ब्लड वेसल्स में आकर बैठ जाता है, आसपास की ब्लड वेसल्स में। सिस्टोसोमा में एक पैरासाइट और है, सिस्टोसोमा हेमोटोबियम। वो जो होता है वो यूरिन में भी कभी कभी दिख जाता है। यूरिन में भी देखो, यूरिन में वैसे तो अपन ने एक पैरासाइट पढ़ा है ट्राइकोमोनास बेजाइलिस, लेकिन एक पैरासाइट और है सिस्टोसोमा स्पीशीज के अंदर आता है। हालांकि बहुत ज्यादा रेयर होता है ये। बहुत बढ़िया, बोरिंग मशीन लिखा है अजीत ने। बोरिंग वाला सिस्टोसोमा तो नहीं है बोरिंग वाला अजीत। बोरिंग तो अपना कौन सा था आप बताना? बोरिंग वाला दूसरा पैरासाइट है भाई। लेकिन सिस्टोसोमा भी पेनिट्रेट कर जाता है, पेनिट्रेट करके ब्लड वेसल्स में आ जाता है। तीसरा एक और पैरासाइट का नाम याद रखना है आपको, एंट्रोबियस वर्मिकुलस। ये पिनबॉम होता है अपना। अब पिनबॉम में अगर फीमेल बॉम है वो तो एनस पे आकर ज्यादातर घूमता रहता है, एडल्ट बॉम। मेल वाला जो होता है वो सीकम, और मेल के अलावा फीमेल वाले भी मोस्टली इस जगह पर रहते हैं। कुछ फीमेल वाले आकर एनस पे आकर रुक जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एंट्रोबियस वर्मिकुलस, ज्यादातर जो पिनबॉम होते हैं बेलेंट्रिडियम। बहुत बढ़िया, राजुल ने लिख दिया। बोरिंग मशीन जो होती है वो बेलेंट्रिडियम होता ही, सिस्टोसोमा नहीं होती। एंट्रोबियस वर्मिकुलस जो होता है वो सीकम और अपेंडिक्स, इन दोनों पे जगह पर आकर बैठ जाता है। सीकम और अपेंडिक्स क्या है भाई? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होगी तो एक छोटा से पोर्शन जो होगा उसको अपन सीकम बोलते हैं। अपेंडिक्स तो आपको मालूम है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है, जो एक उंगली के संरचना होती है, उंगली जैसी संरचना होती है। हालांकि इसका यूज कुछ नहीं है अपनी बॉडी में। अपेंडिक्स का हो सकता है पहले कभी यूज होता होगा, लेकिन प्रेजेंट में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं होता। तो सीकम और अपेंडिक्स इस दोनों जगह पर पिनवॉर्म ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। तीन पैरासाइट का नाम याद रखना है आपको, जियाइडल एम्ब्लिया, ड्यूडेनम अपरजेरिनम, सिस्टोसोमा, सिग्मोइड कोलोन की ब्लड वेसल्स, और एंट्रोबियस वर्मिकुलस, सीकम और अपेंडिक्स। इसको मैं नोट्स में भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है? नोट्स में इंक्लूड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है? चलो भाई, तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। अब मैं रुका हूं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज के थ्रू पूछें, और फिर अपन थोड़ा और डिस्कशन, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। माइक भी मैं ऑन कर देता हूं। हालांकि माइक जैसे मैं ऑन करता हूं कुछ स्टूडेंटों के शोरगुल ज्यादा होने लगता है। चलो एक बार मैं माइक भी ऑन कर रहा हूँ, आप माइक ऑन करके बात कर सकते हो, अदरवाइज आप मैसेज से पूछ सकते हो। सचिन ने लिखा है सर इसकी पीडीएफ भेज देना। सचिन देखो, क्वेश्चन तो आप लोगों ने एक बार पढ़ ही लिए हैं, पीडीएफ में थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली। अपन ने जब से ये पैटर्न चेंज किया है, पहले मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ तो क्वेश्चन की जो टाइपिंग होती है वो गूगल फॉर्म में होती है, और दूसरी यहाँ पे पीपीटी में होती है। अब इसको फिर वर्ड में भी अलग टाइपिंग करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। नए पैटर्न से क्लास इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मतलब मेरा स्टाफ 3 जगह काम कर रहा है, 3 जगह उसको टाइपिंग करना पड़ती है। एग्जाम के लिए अलग, पीपीटी के लिए अलग, और वर्ड के लिए अलग। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भाई कल अपना ऑफ है, आप लोगों का ऑफ है, तो मेरा तो ऑफ नहीं रहेगा। पूरे दिन भर में मैं अभी तक जितनी भी क्लास हुई है पैरासाइकोलॉजी तक, सारे के सारे नोट्स आपको कल शाम तक, रात तक ये मेरी। चलो एक ऑफ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है। एक बार माइक आप लोगों के बंद कर रहा हूँ दोबारा से। मैसेज में ही आप लोग बात करना मुझसे। एक्चुअली जैसे ही माइक ऑन करता हूँ आप लोग बहुत जगह शोर होने लगता है। देखो फीमेल स्टूडेंट जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो ज्यादातर मुझसे बोल रहे हैं कि सर आप 2 दिन का ऑफ रखो, कल का भी परसों का भी। जितने भी बॉयज स्टूडेंट हैं वो सब बोल रहे हैं सर नहीं, परसों के दिन तो क्लास रखो ही रखो। तो आप लोग बताएं मुझे कि 2 दिन का ऑफ रखना है कि 1 दिन का ऑफ रखना है? कल तो ऑफ है ही, और वो उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कल क्लास होने की। परसों के दिन क्लास रखना है या नहीं?
चलो एक काम करता हूं मैं, कल मॉर्निंग में या अभी क्लास के बाद में ही मैंने लिख दिया नो सर। हाँ देखो, आने जाने में भी टाइम लगता है। अच्छा, राखी ऐसा त्योहार है इसमें तो जाना ही पड़ता है, आना पड़ता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था भाई, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, अभी क्लास के बाद में मैं आपको, या कल सुबह है ना, कल सुबह मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म की लिंक भेजूंगा। तो फीडबैक फॉर्म में आप भरना कि परसों के दिन हम क्लास रखें या नहीं। 50% से ज्यादा लोग कहेंगे कि सर क्लास रखो ही रखो, ज्यादा लॉस हो रहा है हमारा, तो अपन क्लास रख लेंगे। 50% से ज्यादा लोगों ने कहा सर नहीं, ऑफ रहने दो, आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हम लोगों को थोड़ा रेस्ट चाहिए चाहिए, तो फिर अपन ऑफ रख लेंगे। ठीक है, चलो। तो और कोई, पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी तो बेटर है, मुकाम का। चलो वोटिंग होगी वही है ना, कल सुबह वोटिंग होगी आप लोगों की, फीडबैक फॉर्म आपको भरना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म भरना। 50% से ज्यादा लोग जिस कंडीशन पे होंगे कि क्लास होना चाहिए, कि लाइव वाली क्लास में लाइव क्लास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वैसे ही करेंगे अपन। ठीक है, मतदान, मतदान में जो जीतेगा ठीक है, चलो। चलो तो आज की क्लास ओवर करता हूं मैं, मिलते हैं अपन अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब भी हो, अपनी परसों के दिन होगी तो परसों के दिन मिलते हैं अपन। आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, एंजॉय करो बढ़िया खूब, आप कल राखी बंधवाओ। ठीक है, मिलते हैं अपन, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।